क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बी नेगेटिव। इसका मतलब है कि दो वेक्टर्स हैं, उनका क्या स्केलर प्रोडक्ट यानी कि ए डॉट बी विच इज़ इक्वल टू ए बी कोस थीटा, क्या ये नेगेटिव में इसका आंसर आ सकता है। जैसे कि दो वेक्टर्स को हम अज्यूम कर लेते हैं कि दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। अब इन दोनों का जो ये स्केलर प्रोडक्ट है, ज़ाहिर है स्केलर प्रोडक्ट में डॉट आता है, डॉट मल्टीप्लिकेशन होती है, तो इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव में आ सकता है। अगर थीटा हमारे पास 180 हो तो, देखिए थीटा 180 हो तो ये ए डॉट बी हमें पता है कि स्केलर प्रोडक्ट में कोस थीटा आता है, तो हमने यहाँ पे कोस थीटा लिख लिया। ए डॉट बी, अब देखें थीटा अगर 180 होगा तो कोस 180 को अगर हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो -1 आंसर आता है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो पूरा आंसर आ जाएगा -AB। तो इस तरीके से ये स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव में आ गया जब हमने थीटा को 180 पुट किया। तो सपोज यू आर गिवन अ नॉन ज़ीरो वेक्टर A. The scalar product of A with unknown vector B is 0. Product of A with B is 0. What can you conclude about B? अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमें एक नॉन ज़ीरो वेक्टर दिया हुआ है, यानी कि A ऐसा वेक्टर है जिसकी वैल्यू 0 नहीं है, 1 2 3 इसमें से कोई वैल्यू हो सकती है। अब इसका जो स्केलर प्रोडक्ट है यानी कि ए डॉट एक अननोन वेक्टर बी से हमारा जो स्केलर प्रोडक्ट है वो 0 आता है, यानी कि अननोन वेक्टर बी अननोन है, ये 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। मगर उन्होंने बोला है कि ए वेक्टर जो कि 0 नहीं हो सकता और बी वेक्टर जो कि 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट 0 है। अगला पार्ट है लाइकवाइज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज 0। इसी तरीके से उन लोगों ने बताया कि इनका जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये रहा, वेक्टर प्रोडक्ट भी 0 है। तो अब वो कह रहे हैं कि ये दोनों उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी कि ए तो 0 नहीं हो सकता, बी 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, और इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट 0 है। तो अब आपको बी वेक्टर के बारे में क्या पता चलता है, ये हमने फाइंड आउट करना। अच्छा, अब आंसर में हम लिखेंगे गिवन मटेरियल, यानी कि सवाल देख के हमें क्या चीज़ पता चल रही है कि जो नॉन ज़ीरो वेक्टर है, यानी कि ए वेक्टर जो है वो नॉन ज़ीरो वेक्टर है, यानी कि ये वेक्टर 0 नहीं हो सकता। अननोन वेक्टर बी हमें नहीं पता, इस क्वेश्चन मार्क, ये 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, और इन दोनों वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट है 0, दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट भी 0 है। अब हमने फाइंड आउट करना है कि बी क्या है असल में। देखिए अब आंसर में है सोल्यूशन में ए डॉट बी एंड ए क्रॉस बी कैन बी 0 इफ बी इज़ 0 और साइन थीटा एंड कोस थीटा इज़ 0 बिकॉज ए कैन नॉट बी 0 एज इट इज़ गिवन। अच्छा देखें, ए तो 0 नहीं हो सकता, ये देखें ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। अब लिखा हुआ है कि अब देखें इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 0। अब देखिए इसमें से ये जो ए है, ए तो 0 हो नहीं सकता कि ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई होके कि ए इस पूरे से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाए, क्योंकि उन्होंने गिवन दिया है कि ए नॉन ज़ीरो है। बी हाँ 0 हो सकता है, मगर हमने ये भी मद्देनज़र रखना है कि थीटा की वैल्यू भी कुछ इस तरह हो सकती है कि ये कोस थीटा 0 हो जाए और ए बी से मल्टीप्लाई होके इसको 0 बना दे। तो कोस थीटा कब 0 हो सकता है, कोस थीटा तब 0 हो सकता है ना जब कोस 90 हो, कोस 90 इज इक्वल टू 0। तो कोस 90 हाँ ये हो सकता है, कोस 90 0 हो सकता है, तो फिर या तो कोस 90 0 हो के इससे मल्टीप्लाई होके ये वैल्यू 0 दे देगा, या तो बी 0 हो सकता है। ये दो कंडीशंस हो सकती हैं। एनीवेज ये तो डॉट प्रोडक्ट के लिए हमने ये दो कंडीशन निकालनी। अब हम निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए कंडीशंस। क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में यही होता है ना। अब क्रॉस प्रोडक्ट में ये वैल्यू 0 कैसे आई है, क्रॉस प्रोडक्ट में या तो ए 0 नहीं, ए तो नॉन ज़ीरो है,
ए तो ज़ीरो नहीं हो सकता कि इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाए, या तो बी ज़ीरो होगा, ठीक है, एक तो कंडीशन ये हो सकती है, या तो बी ज़ीरो हो तो पूरी से वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर, या तो साइन थीटा की वैल्यू, या तो साइन थीटा की वैल्यू कुछ इस तरीके से हो कि ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाए, यानी कि साइन थीटा ज़ीरो हो जाए। और साइन थीटा कब ज़ीरो होता है? जब थीटा की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो या तो साइन 90 हो जाए, नहीं साइन ज़ीरो हो जाए, तब हमारे पास ज़ीरो आंसर आए और वो इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होके ज़ीरो हो जाए, यानी कि साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है ना, और ज़ीरो मल्टीप्लाई ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इन दोनों कंडीशंस में से कुछ हो सकता है। अभी देखें, ये कोस 90, ये मैंने ये दोनों कंडीशंस हैं, ये स्केलर प्रोडक्ट के लिए निकाल ली, ये दोनों कंडीशंस हैं, ये वेक्टर प्रोडक्ट के लिए निकाल ली। अब ये जो ए डॉट बी है ना, ये दोनों सेम हैं, यानी इन्हीं का स्केलर प्रोडक्ट है, इन्हीं का कुछ वेक्टर प्रोडक्ट है। तो देखें कोस 90, यहाँ पे कोस 90, यहाँ पे एंगल चेंज है 90, और नीचे वाले क्रॉस प्रोडक्ट में देखें यहाँ पे एंगल चेंज है 0 डिग्री। अब देखें जो दोनों वेक्टर्स है वो सेम है, यानी कि उनके दरमियान या तो एंगल 90 होगा या तो एंगल 0 होगा। ये तो नहीं हो सकता कि फॉर एग्जांपल अगर ये दो वेक्टर्स हैं, इनके दरमियान कोई एंगल बन रहा है थीटा, लेट सपोज वो 90 डिग्री है, ठीक है। अब इन दो वेक्टर्स का अगर मैं स्केलर प्रोडक्ट लूँ, इन दो वेक्टर्स का अगर मैं स्केलर प्रोडक्ट लूँ, तो फिर स्केलर प्रोडक्ट में ए डॉट बी कोस 90 आएगा। सिमिलरली वेक्टर प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी साइन 90 आएगा। साइन ज़ीरो तो नहीं ना हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान एंगल 90 है। सिमिलरली यहाँ पर ये कोस 90 है और यहाँ पे साइन ज़ीरो है, एक ही एंगल होगा ना, एंगल चेंज तो नहीं ना हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे ये वाली तो कंडीशन ज़ीरो हो गई, ये वाली तो कंडीशन ज़ीरो हो गई। अब पीछे क्या बचता है? पीछे कंडीशन बी ज़ीरो हो सकता है, तभी ए डॉट बी ज़ीरो और ए क्रॉस बी ज़ीरो होंगे। तो हमने बी के बारे में ये कंक्लूड किया कि बी वेक्टर ज़ीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अ सेंट्रल फोर्स इज वन दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द वन पॉइंट। कैन अ सेंट्रल फोर्स गिव्स राइज टू टॉक अबाउट दैट पॉइंट। इसका मतलब ये है कि एक फोर्स है जो कि सेंटर पे लग रही है किसी चीज़ पर, तो वो फोर्स जो है हमेशा एक ही पॉइंट पे लगी रहती है, इधर उधर नहीं लगती। और ये जो सेंट्रल फोर्स है, क्या टॉर्क यानी टर्न कर सकती है उस पॉइंट पे, उस पॉइंट के अबाउट क्या टर्न प्रोड्यूस कर सकती है, टॉर्क प्रोड्यूस कर सकती है? तो इसका आंसर देखना है। A central force is always directed towards the same point, therefore central force cannot give rise to torque। देखिए सेंट्रल फोर्स एक ही पॉइंट पे एक्ट करती है, और यानी कि एक ही पॉइंट पे एक्ट करती है, तो इस वजह से ये टर्निंग इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकती। Torque is the vector product of force and momentum, and this angle between force and momentum is zero, so no torque will be produced। अब देखें जो सेंट्रल फोर्स होती है ना, ये एग्जांपल है, ये एक सर्कल है, इसमें देखें ये जो फोर्स है ये इस सेंटर पॉइंट पे एक्ट कर रही है, इस सेंटर पॉइंट पे एक्ट कर रही है। अब ये जो सेंटर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्ट कर रही है, ये वाला सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट पे ये फोर्स एक्ट कर रही है, और इस फोर्स का जो मोमेंट आर्म है वो ये है आर। देखिए फोर्स जो है इस पॉइंट पे एक्ट कर रही है, सेंटर पॉइंट पे। अब देखिए फोर्स से लेकर जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट करती है, और जो बॉडी का आखिरी पॉइंट होता है, वहाँ से फोर्स से लेकर उस बॉडी का आखिरी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे मोमेंट आर्म कहते हैं। तो और इसका मोमेंट आर्म किसके इक्वल है? रेडियस के इक्वल। तो अगर हम टॉर्क का फॉर्मूला देखें तो टॉर्क होता है लेंथ लेंथ नहीं है, ये मोमेंट आर्म है, मोमेंट आर्म क्रॉस फोर्स। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये हो जाएगा एल एफ साइन थीटा। अब देखिए फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान दोनों आपस में पैरेलल है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, मोमेंट आर्म भी इसी डायरेक्शन में। थीटा क्या है इनके दरमियान? 0 डिग्री है। अब ये 0 डिग्री इस थीटा में पुट करें तो ये साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 हमें पता है 0 होता है, और इस ये एल एफ 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि इस बॉडी पे
कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा, टर्निंग इफेक्ट इस बॉडी पे कोई भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो ये सेंट्रल फोर्स बॉडी के अराउंड कोई भी टर्निंग इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकता। वाई अ पार्टिकल एक्सपीरियंसिंग ओनली वन फोर्स कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि एक पार्टिकल है जिसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स लग रही है, तो वो इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं हो सकती, यानी कि उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट आ सकता है। फॉर एग्जांपल ये एक बोर्ड है, इसके ऊपर में, या फॉर एग्जांपल ये शीशा की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये शीशा है, इसके ऊपर मैं यहाँ पर एक बिठा देती हूँ चाइल्ड को, तो फिर यहाँ पर जो है ये एक फोर्स लग रही है। तो ये चाइल्ड जब इस शीशा पे बैठेगा तो ये फोर्स लगाएगा इस शीशा पे डाउनवर्ड, तो ये शीशा नीचे की तरफ चला जाएगा, यानी कि यूँ हो जाएगा, और ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्विलिब्रियम ये पॉइंट होगा जब ये शीशा हिले ना, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। मगर यहाँ पर तो शीशा नीचे की तरफ हो गया, एक तरफ वन फोर्स लग रही है। अब अगर मैं यहाँ पे एक और चाइल्ड को बिठा दूँ जिसका वेट इस चाइल्ड के इक्वल ही हो, तो फिर ये देखें दो फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स ये चाइल्ड लगा रहा है, एक फोर्स ये चाइल्ड लगा रहा है। तो दोनों फोर्सेस जो हैं आपस में बैलेंस हैं, इक्वल हैं, दोनों फोर्सेस इक्वल हैं क्योंकि चाइल्ड का दोनों का वेट इक्वल है और आपस में जो है इक्वल हैं। इस वजह से ये जो शीशा है ये बैलेंस है, ना ऊपर की तरफ जा रहा है ना नीचे की तरफ जा रहा है। जबकि यहाँ पर ये जो चाइल्ड है यहाँ ये एक ही फोर्स है लग रही है, तो इस वजह से ये शीशा नीचे की तरफ चला गया और इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं रहा। अब इसका आंसर है अ पार्टिकल इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ देयर इज़ नो एक्सेलरेशन इन पार्टिकल। एक्सेलरेशन कहते हैं मूवमेंट। अब देखिए यहाँ पे इस शीशा में मूवमेंट हो गई ना डाउनवर्ड, तो ये तो इक्विलिब्रियम में ना रहा, और यहाँ पे जब ये इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रही, यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रही। तो फॉर अ पार्टिकल टू बी इन इक्विलिब्रियम टू और मोर फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। अब देखें किसी भी पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में होने के लिए दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस लगनी चाहिए और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। देखिए शीशा की एग्जांपल में अगर एक तरफ हैवी बच्चा बैठा हुआ है दूसरी तरफ लाइट है, तो फिर शीशा हैवी बच्चे की तरफ डाउनवर्ड मूव कर जाएगा। तो दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड की होनी चाहिए और अपोजिट डायरेक्शंस की होनी चाहिए, ताकि दोनों फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाएं और एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर दें और टोटल नेट फोर्स कोई ना लगे, जिसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट भी कोई नहीं होता। अ पार्टिकल एक्सपीरियंसिंग ओनली वन फोर्स कैन नॉट बी इक्विलिब्रियम। एक फोर्स लगने से पार्टिकल इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता क्योंकि कोई बैलेंसिंग फोर्स ही नहीं होगी जो कि उसके इफेक्ट को कैंसिल कर दे, तो वो पार्टिकल एक्सेलरेट भी करेगा, जैसे शीशा की एग्जांपल में था। ये जो चाइल्ड है ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा शीशा पे, और जब फोर्स लगाएगा तो देखें इस फोर्स की कोई बैलेंसिंग फोर्स ही नहीं है कि कोई बैलेंसिंग फोर्स हो तो फिर ये दोनों फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाए। तो इस फोर्स की कोई बैलेंसिंग फोर्स है ही नहीं, तो ये फोर्स कैंसिल ही नहीं हो सकती है। तो इस वजह से इस पार्टिकल में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, यानी ये पार्टिकल्स या शीशा मूवमेंट शो कर देगा। इस वजह से एक फोर्स अगर पार्टिकल पे लगेगी तो वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा।